हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं बोरोन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हम बोरोन्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था बोरोन हैलाइड कंपाउंड्स। उसके बाद हमने देखे थे बोरोन के कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, जिनको हम बोरेट्स बोलते थे। देन हमने बोरोन हाइड्राइड के कंपाउंड्स देखे थे मेटल्स के साथ। जिनकी बॉन्डिंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज बोराजिन। बोराजिन का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, B3N3H6। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं एंड दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोराजिन इज 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरिजन से आते हैं कि बोराजिन का कंपैरिजन बेंजीन के साथ किया जाता है, क्योंकि बोराजिन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जो हम सब कुछ देखेंगे। बेसिक को टच करते हुए हाई लेवल तक जाते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 3 + 3 6, 6 + 6 12। बोराजिन में 12 एटम्स है। बेंजीन की बात करी जाए 6 + 6 12 एटम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 3 × 3 9 आ गया। नाइट्रोजन के पास 5 × 3 3 एटम्स है नाइट्रोजन के, 15 9 + 15 24 आ जाता है। देन आपके पास हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 24 + 6 30। 30 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर यहाँ पे हम बात करी जाए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 एटम्स है, 24 आ गया। देन 6 1 × 6, यहाँ पे 24 + 6 30। यहाँ पे भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 30 30 आ रहे हैं। दैट मीन्स बोराजिन एंड बेंजीन दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देन अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। बोराजिन के स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं। आपसे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी बेसिक, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। आप ऑल्टरनेट पे बोरोन नाइट्रोजन लगाते जाओ, 6 मेंबर्ड रिंग बना दो। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा, 6 हाइड्रोजन है। ये बोरोन के साथ भी लगेंगे और हाइड्रोजन के साथ भी लगे, नाइट्रोजन के साथ भी लगेंगे। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। स्टीरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड ही स्टीरिक नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं करता है। स्टीरिक नंबर यहाँ पे 3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, बोरोन की भी और नाइट्रोजन की भी, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है ये देख लेते हैं हम। बोरोन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 आएगी। ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से p ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 आ गई। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2p में जंप कर जाएगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये बैक बॉन्डिंग की वजह से हुई है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, जिससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया है। इसके पास लोन पेयर है। देखो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। बैक बॉन्डिंग होगी एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, तब उसमें हेल्प करेगा। अब बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0 पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.03।
ठीक है। अब एक तो ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो पोलर बॉन्ड के लिए एक बात याद रखना, पोलर बॉन्ड्स के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में, जिनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ये होना चाहिए 0.5 से ज्यादा, ठीक है। और अगर 0.5 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट मीन्स वहां पे जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले सो 1.01 आ रहा है, दैट मीन्स वो 0.5 से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जो होगा ये पोलर बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हम बेंजीन के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर भी कैसे ड्रॉ होगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की देखते हैं, आउटरमोस्ट 2s2 2p 2 आएगी। ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे फिल होंगे। दूसरा एटम भी अब यहाँ पे आपके पास कार्बन ही है, सो यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट में ही लिख रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो बैक बॉन्डिंग से नहीं हो रही है, ठीक है। कार्बन कार्बन में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो बैक बॉन्डिंग से नहीं हो रही है। सो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेंजीन का तो कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है और सेकेंड एटम के पास भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है। और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, ये जो पाई बॉन्ड है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि दोनों एटम सेम है, सो ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब नेक्स्ट आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है पॉइंट ग्रुप की। सो पॉइंट ग्रुप्स हम जब ग्रुप थ्योरी में करेंगे तब अच्छे से करेंगे। यहाँ पे बोराजिन के केस में आपके पास D3H आएगा और बेंजीन के केस में D6H आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस C3 एक्सिस है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस C6 एक्सिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 आ रही थी, 2.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.03 आ रही थी। मींस इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन करानी है HCl के साथ। सो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे लगेगा और हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा। एक तो यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है, बोराजिन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जबकि बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी। ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बट बोराजिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। सो अब क्लोरीन कहाँ पे लगेगा, हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। इसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो नेगेटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके ऊपर नेगेटिव लगेगा। मीन Cl कहाँ पे अटैक करेगा, बोरोन के ऊपर अटैक करेगा। Cl कहाँ पे अटैक करेगा, बोरोन के ऊपर अटैक करेगा। ये जब हम रिएक्शंस करेंगे तब आपको ये वाली चीज बहुत हेल्पफुल होगी। बस बेंजीन, और आपको ये याद रखना है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करती है, रिएक्शंस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे बोराजिन और बेंजीन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को देखते हुए, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने होते हैं, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। उसके लिए हमें देखना होता है, एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए,
ठीक है, या फिर हम 6 पाई के बजाय आप ये लिख सकते हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। कॉन्जुगेशन होनी चाहिए मींस डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की। सो अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है कोई भी कंपाउंड तो हम बोलते हैं कि वो एरोमेटिक है। बोराजिन के केस देखते हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है मींस डीलोकलाइजेशन हो रही है, प्लेनारिटी है ही, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मींस बेंजीन भी एरोमेटिक है और बोराजिन भी एरोमेटिक है। अब क्वेश्चन ये आता है विच इज मोर एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक तो है बट कौन सा ज्यादा एरोमेटिक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इफेक्टिव ओवरलैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज्यादा कहाँ पे है, प्रॉपर अच्छे से कहाँ पे हो रही है। सो अगर हम बोराजिन का केस देखें तो पाई बॉन्ड Bn के बीच में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.03 है मींस। और अगर हम साइज देखें सो साइज बोरोन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनमें भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे उतने अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाती। सो हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे इसके केस में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे जो लोन पेयर है और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो लेस इफेक्टिव ओवरलैप की वजह से हो रही है, लेस इफेक्टिव ओवरलैप है। अगर लेस इफेक्टिव ओवरलैप होगी दैट मीन्स लेस डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, लेस डीलोकलाइजेशन होगी। और अगर लेस डीलोकलाइजेशन है दैट मीन्स ये लेस एरोमेटिक होगा। अगर हम बेंजीन का केस देखें तो यहाँ पे देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, साइज सेम है, ऑर्बिटल का साइज सेम होगा। सो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो मोर इफेक्टिव ओवरलैप से हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोर इफेक्टिव ओवरलैप है। अगर मोर इफेक्टिव ओवरलैप है ऑर्बिटल्स की दैट मीन्स यहाँ पे मोर डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, more delocalization of pi electrons, that means ये more aromatic होगा। बेंजीन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं, ये बेंजीन के बारे में C6H6, यहाँ पे हम देख रहे हैं बोराजिन के बारे में B3N3H6। so यहाँ पे ये more aromatic है। अब नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी देखेंगे और रिएक्टिविटी देखेंगे। सो स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि जो कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक होगा दैट मीन्स वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो कंपाउंड लेस एरोमेटिक होगा वो लेस स्टेबल होगा। और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी भी अब इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला, बट एक्चुअल में स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक कॉन्सेप्ट है। और अगर हमने रिएक्टिविटी के बारे में पता करना हो तो ये एक काइनेटिक कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी का हम पता कहां से लगा सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से लगा सकते हैं। EA एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ये हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखो हमने कोई दो ग्राफ लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक रिएक्टेंट से हम रिएक्शन की प्रोग्रेस देख रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज EA एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। दूसरे केस में भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और ये आपके पास आ गई EA एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप देख सकते हो
EA1 इज ग्रेटर देन EA2, यहाँ पे मोर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मोर एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। दैट मीन्स ये लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और यहां पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। सो रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट हम एक्टिवेशन एनर्जी से चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं C6H6 को एंड बोरोसिन को, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब C6H6 के केस में जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये मोर इफेक्टिव ओवरलैप से फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और BN के केस में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बोराजिन के केस में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो लेस इफेक्टिव ओवरलैप से हो रही है, तो कंपैरेटिवली ये वाला पाई बॉन्ड वीक है। सो कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा जब रिएक्शन करेंगे हम? सो ये वाला पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पाई बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन जल्दी होगी, मीन्स वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि बोराजिन इज मोर रिएक्टिव। अब रिएक्शन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ही हो रही है, तो हम देखेंगे कि कौन सा पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो ये मोर रिएक्टिव है एंड दिस इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा। सो बोराजिन N3H6 लेस रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। सो ये हमने बेंजीन और बोराजिन का कंपैरिजन कर लिया अच्छे से। स्टेबिलिटी तो एरोमेटिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एरोमेटिसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब भी हमें रिएक्शंस करनी होगी। सो देखो, अब आपके पास 3BN यूनिट है, मैं पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिख रही हूँ बोराजिन का। अगर इसकी रिएक्शन हो रही है HX के साथ, X कोई हेलोजन है, सो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको ये भी बताया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वाले कॉन्सेप्ट से ही हम देखेंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये अगर हेलोजन है पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो X कहाँ पे लगेगा? बोरोन के ऊपर लगेगा, बोरोन के ऊपर अटैक करेगा और H नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो ऐसे हम रिएक्शंस करेंगे। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे सबसे पहले बोराजिन का। सो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको एक ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक से आप कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। देखो, रिएक्शन हम करा रहे हैं BX3 की NH3 के साथ। X3 क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे X3 लिया हुआ है तो यहाँ पे भी कोई आप A3 ही ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सॉल्वेंट यूज होता है वो एक क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट यूज होगा, ठीक है। क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट यूज होगा CH2, या तो ये हो सकता है
या फिर आपके पास ये हो सकता है। अब टेम्परेचर ग्रेटर देन 150 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहां पे जो मेन बात है, जो ट्रिक है, वो ये है कि अगर इसके सराउंडिंग एटम्स देखो, सराउंडिंग एटम के साथ मींस बोरोन के सराउंडिंग एटम जो लगे हुए हैं प्रोडक्ट में भी वही सराउंडिंग एटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बोरोन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, बोरोन आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा। सो कुछ ऐसे होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये तो मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन 1 स्टेप भी हो सकता है, 2 स्टेप भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक क्या बता रही हूँ कि बोरोन के साथ जो सराउंडिंग एटम होगा वही यहाँ पे आपको सराउंडिंग एटम मिलेगा, और नाइट्रोजन के साथ जो सराउंडिंग एटम लगा हुआ होगा वही प्रोडक्ट में लगा हुआ होगा, ठीक है। ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सराउंडिंग एटम कभी भी चेंज नहीं होंगे, उनकी कनेक्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी। सो हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, जो डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, या फिर 1 स्टेप में ही हम यहाँ से इससे बोराजिन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें क्या है कि डायबोरेन की रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ। अब यहाँ पे देखो, डायबोरेन की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ पहले भी करी थी, जहाँ पे हमने क्लीवेज रिएक्शंस करी थी, ठीक है। सिमेट्रिकल क्लीवेज करी थी और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करी थी। अब जब हमने क्लीवेज रिएक्शंस करी थी वहां पे आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर दिया। बोराजिन की जब फॉर्मेशन करते हैं तब एक तो टेम्परेचर ज्यादा दिया होगा, 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिया होगा, दूसरा आपको एक सॉल्वेंट दिया होगा जो क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। सो इनसे आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है इनकी रेशो हमेशा 1:2 आएगी, और आपके पास बोराजिन की फॉर्मेशन होगी, NB आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। नाइट्रोजन के साथ भी डायरेक्टली कौन अटैच है, हाइड्रोजन ही अटैच है, तो आपके पास यहाँ पे बोराजिन की फॉर्मेशन होगी B3N3H6, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेशो यहाँ पे 1:2 ही रहनी होगी। अब देखो टेम्परेचर दिया होगा 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट दिया होगा कोई भी, अब यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नाइट्रोजन पे क्लोरीन लगा हुआ है या हाइड्रोजन लगा हुआ है। NH4 पॉजिटिव को Cl नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा है, NH4 पॉजिटिव को Cl नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा है, मींस नाइट्रोजन की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। सो यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। नाइट्रोजन आ गया, बोरोन, नाइट्रोजन, इसके साथ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और नाइट्रोजन के साथ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसकी है, हाइड्रोजन की ही है। क्लोराइड आयन जो है यहाँ पे सिर्फ स्टेबलाइजेशन कर रहा है NH4 पॉजिटिव को। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सो ये भी आप इजीली कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी देखें तो बोरोन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन ही अटैच है, BH4 नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है Li पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, B3N3H6 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये 2 स्टेप मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, ये 2 स्टेप है। और यहाँ पे जो रेशो होगी रिएक्टेंट की वो सेम होगी, हम बोल सकते हैं 1:1 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। अगेन टेम्परेचर की कंडीशन वही रहेगी, 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगी, एंड क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा।
अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डायरेक्टली जो अटैच्ड है वो लिखते जाओ। बोरोन के साथ X अटैच है कोई तो हम X लिख देंगे, नाइट्रोजन के साथ H है तो हम H लिख देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ गया। अब हम बोराजिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स अब यहां से ये जो X है उसको जो हेलोजन कोई भी दिया होगा सो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा हाइड्राइड के साथ। सो ये कैसे होगा, हम रिएक्शन यहाँ पे करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो हाइड्राइड का सोर्स होगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा B3N3H6। इसको हाइड्राइड जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन तीनों को। सो अब हम रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन BCl3NH3। तब आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे बोरोन के साथ Cl3 लगे हुए होंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, N3 आ गया, और नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, ये आ गया आपके पास। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मींस यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयंस हैं अब ये रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्राइड के साथ, तो आपको मिलेगा B3, यहाँ पे H3 आ जाएगा, सो N3 और हम H6 लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, बट आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे ये कैसे होगा, नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड आगे, यहाँ पे अब इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है एंड इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सो ये हाइड्राइड का सोर्स है, जो क्लोराइड आयन है वो रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्राइड के साथ। अगेन ये रिएक्शन आ गई आपके पास। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे भी ये 3:3 ही होगा, मीन्स 1:1 ही होगा। सो क्लोरीनेटिंग सोलवेंट के साथ रिएक्शन होगी, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, सो BCl3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, एंड नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन ही अटैच है तो ये आ गया। उसके बाद हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो आपके पास B3N3H6 आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन रिएक्शन हो रही है, रेशो 1:1 ही है, 1:1 रिएक्टेंट की, क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट रख दिया हमने, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब यहाँ पे बोरोन के साथ मिथाइल लगे हुए हैं, Me, सो हम बोरोन के साथ मिथाइल लगाते चलेंगे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, सो ये हमने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना भूल गई थी कि देखो जब भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, हाइड्राइड के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो मोर लेवाइल कहाँ पे होगी, बोरोन के साथ जो हेलोजन अटैच है ये क्या है, मोर लेवाइल सेंटर फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मोर लेवाइल फॉर सब्स्टिट्यूशन, सो इसीलिए इजिली ये हाइड्राइड के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो भी क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, B3N3H3 आ जाएगा आपके पास, या फिर आप H6 भी लिख सकते हो डायरेक्टली इसको।
नेक्स्ट अब जो भी क्या है उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेशो दी हुई है 1:2। डायबोरेन के साथ रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से कम दिया हुआ है तब तो आप अनसिमेट्रिकल क्लीवेज रिएक्शन ही करोगे, बट अगर टेम्परेचर 150 डिग्री से ज्यादा दिया हुआ है, कोई क्लोरीनेटिंग रिएजेंट सॉल्वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे बोराजिन की फॉर्मेशन होगी B3N3H6। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस होंगी। बोरोन के साथ तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 लगा आ जाएगा, यहाँ पे N3 आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, मींस ऑलरेडी सराउंडिंग एटम जो है वो नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होगा। यहाँ पे भी B3 आ जाएगा, Cl3 आ जाएगा और N3 आ गया, Me3 आ गया। ये फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो सकता है। यहाँ पे अब आपके पास ये आ जाएगा B3H3N3Me3। ठीक है, अब ये है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, हमने क्लोरीन लगा दिया, 3 आ जाएगा, N3 आ जाएगा एंड Cl3 आ जाएगा, या डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो Cl6। नेक्स्ट यहाँ पे Br3B3N3 आ गया और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है तो H3 आ जाएगा। यहाँ पे बोरोन के साथ OMe का थ्राइस आ जाएगा, N3 आ जाएगा एंड Cl3 आ जाएगा। ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए, जिसमें हमने बोराजिन और सब्स्टिट्यूटेड बोराजिन के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए हैं। फर्दर हम चलेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आपको टेम्परेचर पहले 90 डिग्री से तक ही दिया हुआ है या 90 डिग्री सेल्सियस से कम दिया हुआ है, तब आप अनसिमेट्रिकल क्लीवेज रिएक्शन ही करोगे। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज रिएक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, BH2 और दोनों अमोनिया एक ही ब्रोमीन के साथ अटैक करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। इसके ऊपर सॉल्ट मिलता है हमें, पॉजिटिव आएगा एंड BH4 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब फर्दर ये कोई आपके पास ए प्रोडक्ट आ गया। फर्दर आपके पास टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस से, कोई क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, तब आप ए से डायरेक्टली बोराजिन की फॉर्मेशन कर सकते हो B3N3H6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से कम था, लेस देन था, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। पहले अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुई और उसके बाद बोराजिन की फॉर्मेशन हुई। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या आता है, देखो वे सभी का वैसा ही रहेगा, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट कोई प्रेजेंट होगा। ठीक है, सराउंडिंग एटम, बोरोन के जो सराउंडिंग एटम है वही रहेंगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई R ग्रुप भी लगा हुआ है, कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो RN बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू NH बॉन्ड। आपको जो यहाँ पे रिएक्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। नाइट्रोजन आ गया, अब बोरोन के साथ तो X लगा हुआ है, वो तो हम उसके सराउंडिंग में XX लिख देंगे, और नाइट्रोजन के साथ अब यहाँ पे R लगा हुआ होगा। ठीक है, फर्दर हम रिडक्शन कर सकते हैं। मोर लेवल सेंटर ये वाला है, यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा, हाइड्राइड का सोर्स आ जाएगा,
तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, H3 H3 आ गया, B3 आ जाएगा, N3 आ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे Cl3 है बोरोन के साथ लगा हुआ, तो हमने लगा दिया B3, N3 आ गया और नाइट्रोजन के साथ अब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, H नहीं रहेगा, फिनाइल रहेगा। सो हम इसको डायरेक्टली आप ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। मैं बार बार ड्रॉ करके इसीलिए बता रही हूं ताकि आप भूलो ना, प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। बोरोन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, वो हमने लगा दिया, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद अब कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड दिया हुआ है, तो वो ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाइड्राइड, और आपके पास आ जाएगा H3, B3, N3 एंड PH3। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी कर लेते हैं। सो ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे आपके पास Me3 है बोरोन के साथ, वो वैसे ही रहने दिया, B3 आ गया, N3 आ गया और यहाँ पे Me3 आ गया अगेन। सो आप इसको क्या कर सकते हो, Me6 लिख सकते हो। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर किया हुआ है वैसे ही नीचे कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आएगा, B3, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट वही रहेंगे। ठीक है, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट दिया हुआ है यहाँ पे, कोई रिएजेंट नहीं सॉरी सॉल्वेंट, एंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे OR है, इसका थ्राइस आ जाएगा, एंड N3 है, ET का थ्राइस आ जाएगा। सो ये हमने सब्स्टिट्यूटेड बोराजिन की फॉर्मेशन भी कर ली, प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करेंगे। सो रिएक्शंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, वही है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से आपको करनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर HCl के साथ रिएक्शन हो रही है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज Cl के ऊपर आएगा और ये बोरोन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं हम। 1:2 है, कोई क्लोरीनेटिंग सोलवेंट भी दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B3, N3, H6। अब हमने यहाँ पे 3HCl मॉलिक्यूल डाले हैं, मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी, और एडिशन रिएक्शन होंगी तब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, देखो B3, या फिर डायरेक्टली लिखने के बजाय हम यहाँ पे करते हैं इसको। अब ये है HCl दिया हुआ है, एडिशन होगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरीन ब्रोमीन के साथ लग जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, B3 आया, B3, N3। अब बोरोन के साथ क्या क्या लगे हुए हैं, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे Cl3 और H3 आ गए और इसके साथ H6 आ गए। ठीक है, सो इसको और कैसे लिख सकते हो, B3, N3, Cl3 एंड H9।
ठीक है। सो ये अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया। रिएक्शन करी हमने बोराजिन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन ये तो प्रिपरेशन ही दी हुई है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, BCl3 यहाँ पे थ्राइस, देन आपके पास N3 आ जाएगा एंड H3 आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्राइड का सोर्स है H नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को। सो बोराजिन की फॉर्मेशन हमने कर दी एंड बोराजिन की फॉर्मेशन करने के बाद फर्दर आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है। रिएक्शन HCl के साथ पूछी जा सकती है, वाटर के साथ पूछी जा सकती है, या फिर Cl2 के साथ पूछी जा सकती है। आप एडिशन रिएक्शंस करोगे। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट आप इजीली लिख सकते हो। वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करें तब क्या आएगा, अगर आप ओपन करके लिखोगे पहले समझने के लिए, मैं एग्जाम में ओपन करके लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो घर पे तो एक बार ओपन करके लिखो। ठीक है, सो यहाँ पे आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। बोरोन है 3 आएगा, एक तो इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो तो वैसे ही रहेंगे, और दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, H और OH, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो OH बोरोन के साथ आएगा। सो यहाँ पे इसका थ्राइस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद N3 आ गया, और N3 के साथ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, B3OH का थ्राइस, कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, बस आपको यहाँ पे इसके ट्वाइस का थ्राइस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो बस आप इजीली आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आप फिर आंसर इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे देखें तो B3 आएगा, N3 आएगा, Cl3 आएगा, नहीं Cl, अब दोनों ही यहाँ पे Cl है, सो Cl6 आ गया एंड H भी 6 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है और नाइट्रोजन है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन 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 तो लगे हुए हैं, बाकी क्लोरीन लगेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, Cl की एडिशन हो रही है। ठीक है, सो हाइड्रोजन भी 6 आ गए एंड क्लोरीन भी 6 आ गए। लाइकवाइज आप HCl के साथ तो हमने ऊपर रिएक्शन कर ही ली है। सो कंप्लीट रिएक्शन कुछ ऐसे पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, कोई A प्रोडक्ट देखना है हमने, A प्रोडक्ट क्या है। सो B आ गया, Cl3 आ जाएगा, यहाँ पे B3 आ जाएगा, N3 आ जाएगा एंड H3 आ गया। ठीक है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सो यहाँ पे आपको जो B प्रोडक्ट मिलेगा उसमें B3 N3 H6 आ गया, बोराजिन की फॉर्मेशन हुई। अब इसके बाद यहाँ पे HCl दिया हुआ है, मींस एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अब इसके साथ Cl3 H3 बोरोन के साथ लगेंगे एंड B3 आ गया, N3 आ गया। ठीक है, अभी इसका एक H तो हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है तो यहाँ पे H6 आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करके देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और B3 N3 H9 आ गए एंड Cl3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन हीटिंग हो रही है। ठीक है, अब हीटिंग में क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। हीटिंग में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ये हमारे पास आ गया ये वाला प्रोडक्ट, अगर हम इसको C बोल रहे थे तो आपके पास ये C प्रोडक्ट आ गया हुआ है, इसकी हीटिंग करेंगे। ठीक है, अब हीटिंग में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इजिली। सो यहाँ पे जो BCl बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और BH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ठीक है। सो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें तो कोई इसमें से तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है, ये Cl वैसे ही रहेगा बोरोन के साथ क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू BH बॉन्ड। H आ गया एंड H आ गया और साथ में रिलीज हुई H2 गैस। अब आपको कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं, इस बाय प्रोडक्ट में कर सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट H2 है या फिर HCl है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H2 होगा। सो E क्या आ गया आपके पास, H2 आ जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा आपके पास, B3N3H3 ही है आप और Cl3। अब इसके बाद फिर से लिथियम बोरोन हाइड्राइड के साथ दिया हुआ है तो आप B3, अब ये वाले तो इजीली लेवाइल हैं, ये हाइड्राइड सब्स्टिट्यूट कर देगा इनको इजीली, सब्स्टिट्यूशन के लिए लेवाइल हैं। सो B3N3H6 मीन्स अब देखो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसको A, अगर इसको B मान लेते हो तो ये भी आपके पास B प्रोडक्ट है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे आइसोमर्स ऑफ बोराजिन डेरिवेटिव। सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अब थोड़ा सा बोरोन फैमिली का बस थोड़ा सा ही पार्ट रहता है, एक ये आइसोमर वाला और दूसरा हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।